बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग। वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर नमन करती हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास और कक्षा 8वीं की इस पाठ्य पुस्तक में हम जानेंगे यूरोपीय विशेषतः ब्रिटिश अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में। कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज है पाठ 3 अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। इस पाठ के प्रमुख मुद्दे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेज और मराठे, सहायक सेना और छत्रपति प्रताप सिंह। पटल पर हम देखें तो एक महाद्वीप यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही छोटा सा देश यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश सत्ता का केंद्र इंग्लैंड और हमारा भारत देश। इसी इंग्लैंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की तरफ रुख किया था और उसके क्या परिणाम हुए वो हम जानेंगे। यूरोप की सभी सत्ताएं अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच ये भारत के तटों पर पहुंच चुके थे। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कई प्राकृतिक बंदरगाह भी थे। उनमें से सूरत एक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह था, बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था और इसलिए ये सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की जबरदस्त स्पर्धा में उतरी हुई थी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उन्होंने भारत में प्रवेश किया। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश इंग्लैंड और ये हमारा भारत देश। इसी इंग्लैंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की तरफ प्रयाण किया था व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया उस समय हमारे देश में मुगल सत्ता का शासन था और बादशाह जहांगीर शासन कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली और अनुमति लेने के बाद उन्होंने सूरत में अपने गोदाम की स्थापना की। सूरत, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस समय का बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बहुत बड़ा बंदरगाह था और वहां पर देश विदेश के अनेक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में आया करते। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस समय उनके पहले ही पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी व्यापारी भारत में अपना सिक्का जमाए बैठे थे और अंग्रेज सत्ता को भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोधों का भी सामना। अंग्रेज और मराठे 1774 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध। मुंबई, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था, यह अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था और इसके आसपास के प्रदेशों को भी अंग्रेजों का प्रयास था कि अपने अधिकार में कर लें, लेकिन उस समय उस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़। भारत के इतिहास में मराठों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और बस अंग्रेजों को मौका मिल गया और इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1774 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए। पहले युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया और इसलिए मराठों की विजय हुई, अंग्रेजों की हार हुई। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई
और अंग्रेज मराठा के बीच चल रहा प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। सहायक सेना, सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली अपने इस सहायक संधि के नाम पर इतिहास में अमर हो गया, ब्रिटेन के इतिहास में अमर हो गया। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कदम रखा और वह एक गवर्नर जनरल के रूप में। लॉर्ड वेलेस्ली का एकमात्र उद्देश्य था संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना, और इसके लिए उसने भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए, और इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया। परंतु इस सहायता के लिए उसने कुछ शर्तें रखी। इन्हीं शर्तों में छिपा था सारा राज। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं को अपनी सहायता देने का आश्वासन दिया, लेकिन सहायता किस आधार पर? कुछ उसने शर्तें रखी। और शर्तें क्या थी? तो पहली शर्त थी उसकी कि भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी, और सेना के व्यय हेतु नकद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। यानी सेना के रख रखाव में जो खर्चा होगा वो खर्च भी कौन करेगा? वो राजा करेगा। उसके लिए या तो वो कैश देगा, यानी नकद राशि देंगे राजा, और यदि नकद राशि वो नहीं देते हैं तो उस सेना के रख रखाव में आने वाला खर्च जो है, जिस प्रदेश से निकल सके वो प्रदेश कंपनी को देना पड़ेगा। भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ यदि उन्हें से कोई संबंध स्थापित करना है, कोई व्यापार करना है, कोई और बात करनी है, तो वह अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित कर सकेंगे, और अपने दरबार में उन्हें अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि भी रखना होगा। और भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे, क्योंकि हर सत्ताधीश जो था वो अपने अपने स्वार्थ में लिप्त था, केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जी रहे थे, और उनके इसी महत्वाकांक्षा का, इस लालसा का फायदा ब्रिटिश सत्ता ने उठाया। वसई फोर्ट मुंबई, हमारी मुंबई के पास थाने जिला, और थाने जिले में वसई फोर्ट। उस समय थाने जिला नहीं था, बॉम्बे ही था, और बॉम्बे का ये वसई का किला। आज भी इस किले के खंडहर अपनी जगह खड़े हुए हैं और न जाने कितने इतिहास की यादों को अपने आप में समेटे हुए हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। (1802) ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। उनको लगा कि यह बाजीराव द्वितीय का कायरतापूर्ण कदम है और हमें अंग्रेजों के साथ इस तरह की कोई संधि नहीं। फलस्वरूप अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ, और यह है वसई किले का मानचित्र, जो पुर्तगाली एटलस में उपलब्ध है, क्योंकि बॉम्बे पर अंग्रेजों के शासन के पहले पुर्तगाली शासन हुआ करता था। और जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों का सामना अनेक लोगों से हुआ, जैसे डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों के साथ तो पहले तो उनका बहुत कठोर विरोध था, लेकिन बाद में उनके बीच की खींचतान खत्म हुई और उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई, और इस विजय के बाद उनका हौसला बढ़ गया और उनका मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। हर बात में उनकी रोक टोक होने लगी, और अंग्रेजों का यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ। बाजीराव द्वितीय ने ये नहीं सोचा था कि मैं अंग्रेजों से संधि करूंगा तो अंग्रेज मुझ पर हावी होने लगेंगे या मुझ पर हर तरह की टोका टोकी करेंगे। वो अंग्रेजों की चाल को समझ नहीं पाया था। तो जब उसे अंग्रेजों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। 1818 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी बीच मुगलों की राजधानी
में दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी प्रत्यक्ष रूप से। शिंदे की सेना को भी जनरल लेक ने पराजित किया और वहां के मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। उनका एक स्वप्न साकार हुआ और हिंदुस्तान पर ब्रिटिश सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में काबिज हो गई और पूरे भारत पर उनका ध्वज लहराने लगा। छत्रपति प्रताप सिंह। हालांकि पेशवाई सत्ता का शासन खत्म हो चुका था, फिर भी सातारा की गद्दी पर छत्रपति प्रताप सिंह विराजमान थे। छत्रपति प्रताप सिंह जी शाहू द्वितीय महाराज के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद वे सिंहासन पर बैठे। वे एक बेहद सच्चरित्र, उदार, बुद्धिमान, विद्या प्रेमी तथा धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली। ग्रांट डफ नामक अधिकारी को राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त कर दिया गया। ये सब अंग्रेजों की चाल। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाना शुरू किया और छत्रपति प्रताप सिंह जी को गद्दी से पदच्युत कर दिया। पदच्युत कर दिया मतलब उनके पद से हटा दिया और हटाकर उन्हें काशी भेज दिया, बनारस भेज दिया। वहीं पर 1847 ईस्वी में प्रताप सिंह जी की मृत्यु हुई। प्रताप सिंह जी की कोई संतान नहीं थी, तो उनके जो प्रमुख प्रशासक थे रंगो बापूजी गुप्ते, उन्होंने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई, आवाज उठाई, परंतु कौन उनकी आवाज सुनने वाला था। न्याय मांगने के उनके सारे प्रयास विफल हो गए और लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार यानी दत्तक विधान को अस्वीकार कर दिया और 1848 ईस्वी में सातारा का राज्य हड़प लिया। तुम जानते हो बच्चों, छत्रपति प्रताप सिंह महाराज बहुत ही दूरदर्शी शासक थे। वे पानी के महत्व को जानते थे, समझते थे। इसलिए उन्होंने सातारा शहर में एवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा स्थान में तालाबों का निर्माण करवाया था। अपने क्षेत्र के लड़के लड़कियां अनेक भाषाएं सीखें, शिक्षा प्राप्त करें, संस्कृत पढ़ें, मराठी सीखें, अंग्रेजी सीखें और इसके लिए उन्होंने विद्यालय का निर्माण करवाया था। अपने शहर में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी बनवाया था और उस प्रिंटिंग प्रेस में कई उपयोगी ग्रंथ भी छपवाए थे। इसके बाद वो सड़कों के महत्व को समझते थे। उन्हें पता था कि यदि किसी भी स्थान की प्रगति जो है वो आवागमन के मार्ग पर निर्भर करती है और इसीलिए सातारा से महाबलेश्वर तक और महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ तक की उन्होंने सड़क बनवाई थी। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पदच्युत करके वहां से भेज दिया था और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश सत्ता का डंका पूरे विश्व में बजने लगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता का सूर्य कभी नहीं डूबता था। तो हम देख रहे हैं इस मानचित्र में कि कनाडा, नाइजीरिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, विश्व के इतनी जगहों पर ब्रिटिश सत्ता का ध्वज फहरा रहा है। इतनी जगहों पर उन्होंने अपना शासन किया। बच्चों, आज हम यही विराम लेते हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए। आपने यह वीडियो देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइए। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम को जानने के लिए। धन्यवाद।